यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई एक बहुत ही आम एक प्रॉब्लम है महिलाओं में। इसको कैसे एड्रेस करें, सही तरीका क्या है डॉक्टर साहब? ये जो मिथ है ना कि हम वॉशरूम चले गए, यहाँ चले गए, इस वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी वो अपने को क्लीन करें, वाइप करें, तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ करें इंस्टेड ऑफ बैक टू फ्रंट। अगर यूटीआई को काफ़ी देर तक अगर हम अनट्रीटेड रखते हैं तो उसका क्या उसका तो बहुत ख़राब असर होता है। क्या होता है, एक तो आपका जो ब्लैडर वॉल है, यूरिनरी वॉल है, वो इरिटेट हो के मोटी हो जाती है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और कभी कभी अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन असेंड होकर किडनीज, आपके गुर्दे तक चला जाता है। इसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूट्राइन जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो गया है महिलाओं में। पहली बात है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है? फाइब्रॉइड्स क्यों होता है, क्या होता है, क्यों हो जाता है, आज तक इसका कोई कॉज नहीं पता चला है। लेकिन बेसिकली दे आर ऑल हार्मोनल डिपेंडेंट। हर 5 मिनट में ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक महिला की डेथ एचपीवी रिलेटेड वायरस के कैंसर से हो जाती है। पहली बात है, फीमेल्स में कितना कॉमन है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो ये जो एचपीवी है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, ये एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन में हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम रूबरू कराएं ऐसे मेहमानों से जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है सोसाइटल जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने में, या एक पर्टिकुलर एक जेंडर के इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करने में, या उनके समाधान बताने में। महिलाओं से संबंधित कई तरह के शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर गायनी इश्यूज होते हैं जिनको टाइम एंड अगेन लोग सर्च करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं या पूछते हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसे में क्या होता है, भ्रांतियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर डायरेक्ट हम डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट बात करके, गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें, निकालें उन समस्याओं का समाधान। इसी कड़ी में एक बहुत ख़ास आज मेहमान हमारे साथ हैं जो हमारी मदद करेंगी, जो भी महिलाओं से संबंधित इश्यूज़ इस वक्त हैं समाज में, और ख़ासकर जो गायनी हो गए, गायनी संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो गई, या ऑब्स्टेट्रिशियन से संबंधित, डिलीवरी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो गई, लैप्रोस्कोपी से संबंधित जो चीज़ें हैं जिनके बारे में डूज एंड डोंट्स या समझ होनी चाहिए लोगों में, उन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मीता वर्मा। ये एक ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत बेसिक से शुरुआत करती हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई एक बहुत ही आम एक प्रॉब्लम है महिलाओं में, और होती जेंट्स में भी है, लेकिन हम महिला फोकस्ड आज बात करेंगे। बड़ी एक असमंजस में महिलाएं फंस जाती हैं कि खासकर वर्किंग लेडीज़ होते हैं या जिनको ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, या तो पानी कम पिएं जिनसे अलग समस्याएं आ जाती हैं, या तो फिर यूरिन कंट्रोल करें जो एक अलग चैलेंज लेकर के आ जाता है। सबसे पहली बात है, यूटीआई कितना प्रेवलेंट है इस वक्त गर्मियों के मौसम में, इसको कैसे एड्रेस करें, सही तरीका क्या है डॉक्टर साहब? देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल की लेडीज़ का, लड़कियों का, क्योंकि सभी बहुत अधिक वर्किंग है या पढ़ाई लिखाई के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। सबको ये लगता है कि हमने पानी कम पिया है इसलिए हमको इन्फेक्शन हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। एक बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं किसी गंदे टॉयलेट में नहीं जाती, मैं पानी भी ठीक पीती हूँ, मेरा फूड हैबिट्स भी अच्छे हैं, फिर भी मुझे क्यों रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी टेस्ट कराएं, यूरिन का कल्चर कराएं कि कौन सी एंटीबायोटिक खानी है, नहीं खानी है, क्या है, तो उस केस में अधिकतर ई कोलाई इन्फेक्शन आता है। जी, इसका नाम और बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन है ये। जी। और ये बताना चाहूँगी मैं कि ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे बावल लूप्स, जो आमाशय है, आमाशय मतलब जो पाचन तंत्र है, उसका बहुत ही फ्रेंडली बैक्टीरिया है। वो अगर ना हो तो खाना ठीक से डाइजेस्ट ही ना हो। लेकिन वो बैक्टीरिया जब हमारे लेडीज़ के वेजाइना में या पेशाब की थैली की तरफ आ जाता है, यूरेथ्रा में आ जाता है, तो ये बहुत ही ख़राब तरीके से यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि बेसिक जो लेडीज़ हैं वो जब वो वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि आजकल वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ होता है, जब भी वो अपने को क्लीन करें, वाइप करें, तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ करें इंस्टेड ऑफ बैक टू फ्रंट, ताकि बैक्टीरिया कभी भी डिसलॉज होके, जैसे लोग जेट यूज़ कर लेते हैं, तो बल्कि आजकल हैंड शावर आ गया है, हैंड टेलीफोन जो आ गया है, उससे फ्रंट टू बैक जब करेंगे, या वाइप ऑफ भी जब आप करते हैं तो फ्रंट टू बैक करें, ताकि वो बैक्टीरिया आपके वेजाइना में या कहीं पे डिपॉजिट ना हो जी। तो जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये जो मिथ है ना कि हम वॉशरूम चले गए, यहाँ चले गए, इस वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है, बहुत ही इन्फेक्टेड टॉयलेट में चले गए, हो गया, तो ये चीज़ है। अब आपने हमसे पूछा कि लेडीज़ ट्रैवल करती हैं, पानी कम पीती हैं। हाँ, पानी कम पीती हैं, उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो निकलते हैं मोशन के रास्ते, स्वेट से निकलते हैं या फिर यूरिन से निकलते हैं। तो ये जो हमारे यूरिया, क्रिएटिनिन, सो जो चीज़ें अमाइनो एसिड्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर किसी भी जगह पे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम मूत्राशय भी कहते हैं, वहाँ देर तक रहेगा तो वो उसकी वॉल को इरिटेट करेगा। तो आपको ऐसी फीलिंग होगी बार बार यूरिन जाने की, या बर्निंग की फीलिंग होगी, या लगेगा कि हमें इन्फेक्शन हो गया, या आपको फ्रीक्वेंसी बार बार जाना होगा, या बूंद बूंद करके यूरिन पास होगा। तो जो लेडीज़ ट्रैवल करती हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, डेफिनेटली आजकल सब लोग वाटर बॉटल कैरी करते हैं, तो एक तो पानी अच्छे से पिएं, पानी पी के रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। और अगर वो उनको लगता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और हम पानी नहीं पी सकते बिकॉज यूरिनेट करने की जगह नहीं है, तो वो अपने साथ कुछ ऐसा लिक्विड रखें, जैसे इलेक्ट्रॉल है या जौ का पानी है जो कि ठंडा रखता है इस समय ना, थोड़ा जौ और सौंफ को आपने भिगा के रख लिया ओवरनाइट, उसको स्ट्रेन करके ले लिया, तो उससे आपका बॉडी सिस्टम एल्कलाइन रहता है, एसिडिक नहीं होगा। तो ये तो आपके जो यूरिन के सिम्टम्स हैं, इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी। कमिंग टू सेकंड पॉइंट कि आप अपना क्या रखें, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखें जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आपको विटामिन सी वाली चीज़ें, जैसे आंवला है, बेरीज़ हैं जैसे क्रैनबेरी, रास्पबेरी, विटामिन सी के ऑरेंजेस हैं, मौसमी, मतलब जो इस समय नीड है ना धरती, तो वो फल उगा ही देती है। और मुझे लगता है बहुत महंगे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उन पर ना जाकर, हाँ, आपने बताया, हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। जो पानी वाले ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पानी फल, आजकल घिया, तोरी, टिंडा सब है, ये सब चीज़ें कंज्यूम करें, लेते रहें तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा। फिर और क्या होता है, लोग एसी में बैठे रहते हैं और कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। कहीं भी कोई ये नहीं कहता छाछ पी लो, लोग कहेंगे कॉफ़ी पिएंगी मैडम, चाय पिएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, बिकॉज ये बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा खाना लेना चाहिए जो एक तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रखे, लिक्विड इनटेक आप ठीक रखें अपना, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो इन चीज़ों को रखें कि आपका यूरिन जो है वो एसिडिक ना होके एल्कलाइन रहे, तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी बर्निंग है इससे आराम हो जाएगा। एक चीज़ और है, कुछ लोग आजकल इनो है ना, इलेक्ट्रॉल है, या सिट्रा सोडा का पाउच भी पानी में डाल के रख लेते हैं कि हम ये पी लेंगे तो हमको जब आपको जगह मिली यूरिन पास करने के लिए तो आपको थोड़ा एल्कलाइन हो जाएगा, तो यू विल फील बेटर, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है तब तो वो विटामिन सी वाली चीज़ें ले, जिससे इम्यून बूस्टर की तरह काम करेगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो वाटर कंटेंट वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तब आपको एल्कलाइन वाली चीज़ लेनी है, तब आपको ये ऑरेंज और विटामिन सी वाली चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपके यूरिन के पीएच को कम कर देगा, है ना। तो मतलब हम 7 से कम वाले को एसिडिक कहते हैं, उससे ज़्यादा को हम जो है एल्कलाइन कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस समय क्या लेना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो एक मिथ है कि जरा सा भी पानी नहीं पिया तो हमको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है, जो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो जो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, उससे आपको ये सिम्टम्स आते हैं। इन्फेक्शन तो तब कहेंगे जब कोई बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्टेड निकले, किसी कल्चर में निकले, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल वे में आपने ये समझा दिया, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। मुझे खुद भी समझ में आ गया कि एसिडिक क्या होता है। पीएच लेवल पहली बात है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं को। इसलिए अच्छा, ये शो खाली महिलाओं
को ही सेंट्रिक करके हम नहीं बना रहे हैं। ये शो उन तमाम पुरुषों के लिए भी है जिनको टाइम एंड अगेन, क्योंकि अब ये समाज है, समाज में महिला भी हैं पुरुष भी हैं, घर में महिला पुरुष दोनों हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बेटी हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, एज नो बार, इन चीज़ों में एज का कोई इशू नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, अगर यूटीआई को काफ़ी देर तक अगर हम अनट्रीटेड रखते हैं तो उसका क्या उसका तो बहुत ख़राब असर होता है। क्या होता है, एक तो आपका जो ब्लैडर वॉल है, यूरिनरी वॉल है, वो इरिटेट हो के मोटी हो जाती है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और उसका फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे या बहुत अधिक पानी पिए, और कभी कभी अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन असेंड होकर किडनीज आपके गुर्दे तक चला जाता है, जिसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो किडनी इन्फेक्शन में ऐसा केस आया है डॉक्टर साहब? ऐसा हो जाता है। यूटीआई जैसे कई महिलाएं होती हैं वो इग्नोर, क्योंकि महिलाओं का अमूमन क्या होता है नेचर कि इग्नोर करते रहना। अच्छा ठीक है, इसको हमने घरेलू नुस्खे ये कर लिया, वो खा लिया, ये पी लिया, या उसको यूज़ कर लिया, ऐसे करके चल रहा है। आज ठीक हो गया, कल ठीक हो गया, फिर एक हफ्ते महीने भर बाद आ गया, फिर उन्होंने वही सेम प्रोसेस, या कोई जैसे अल्कोहल एक जो अवेलेबल है लिक्विड है, उसको पी लिया, वो टेम्परेरी रिलीफ दे दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म पे महिलाएं अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर करती बल्कि यहाँ तक कर लेती हैं कभी कभी तो लेडीज़ कि यूरिन पास करने की जगह अच्छी नहीं थी तो हम यूरिन पास करने नहीं गए। तो इतना रिटेंशन भी हमने अपने करियर में देखा है, इतना रिटेंशन हो जाता है कि उसमें फिर कैथेटर डाल के यूरिन निकालना पड़ता है। वो अपने आप, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का एंगल चेंज हो जाता है, इतना अधिक यूरिन भर गया कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली यूरिन पास नहीं होता, तो उसमें फिर कैथेटर डालना पड़ता है यूरिन निकालने के लिए। ये भी समस्या होती है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रही थी कि किडनी तक अगर ये समस्या पहुंच जाती है, आपके करियर में ऐसा कोई केस आया हो जो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो यूटीआई से रिलेटेड? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे फील्ड में जैसे लेडीज़ हैं, अगर यूरिन नहीं पास किया, ये किया, लेकिन जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है ना, उन्हीं का ज़रा किडनी की तरफ असेंड होके किडनी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन आपको बैठने नहीं देता, आपको तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि स्टोन की टेंडेंसी होती है, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन असेंड होकर किडनी तक चला जाए। और स्टोन भी फॉर्मेशन क्यों होता है, उसको प्रिवेंट करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, अगर रात को उठ के जब आप लेटे हुए हैं तो जो भी आपके बालू जैसे कण हैं छोटे, जो किडनी से फिल्टर होके निकल के आ रहे हैं, वो नाइडस की तरह काम करते हैं। उसके ऊपर अगर डिपोजिशन हो जाता है तो स्टोन बन जाता है। तो रात को अगर उठ के आप मिडनाइट में एक गिलास पानी पी लें तो नाइडस, जैसे कहते हैं ना मोती जिस तरह से बनता है, उसी तरह से स्टोन भी बनता है। तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है और फ्लश आउट हो जाता है, आपके चांसेस कम होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होने के। ये बहुत सिंपल तरीका है, मगर प्रॉब्लम यही है, चैलेंज ये है कि रात में उठ करके पानी पीना, मगर मुझे लगता है एक रूटीन में आप बना लेते हैं तो ये भी कोई बड़ा एक समस्या है नहीं। इसका सिंपल सा तरीका ये है, लोग क्या करते हैं जब रात को सोते हैं तो यूरिन पास करके सो जाते हैं, सोचते हैं कौन रात को उठना ना पड़े। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप पास करें, लेकिन फिर से एक गिलास पानी पी के सोएं, ताकि 3-4 घंटे के बाद आपको एक बार यूरिन पास करने की इच्छा हो, आप जाएँ फिर एक गिलास पानी पी लें। डॉक्टर साहब, एक और जो प्रॉब्लम है इस वक्त महिलाओं के सामने, क्योंकि मेरी ही जान पहचान में कई ऐसे मेरे मित्र हैं, कोलीग्स हैं, जिनको इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। PCOS, PCOD के अलावा यूट्राइन जो फाइब्रॉइड्स हैं, उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो गया है महिलाओं में, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे इंसान से जब बात करते हैं हम, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहली बात है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है? अच्छा, एक और चीज़, एज का भी फैक्टर इसमें भी नहीं है। ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जिनको प्यूबर्टी के बाद भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का। देखिए, जो PCOD को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और एक कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्चुअली ये कोई डिजीज़ नहीं है। एक तो पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा ओवर डायग्नोज हो रहा है। कुछ लोग बहुत किसी को पीरियड्स इरेटिक, इरेगुलर हो गए, डिले हो गए, तुरंत वो अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं। और क्योंकि शायद अल्ट्रासाउंड करने की फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि फाइब्रॉइड्स भी डायग्नोज होने लगे हैं। अदरवाइज़ PCOD, PCOS और फाइब्रॉइड्स का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि इसकी वजह से, बस एक ही चीज़ है कि दोनों ही ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ओवेरियन हार्मोन, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए डायग्नोज भी होने लग गया और है। लेकिन फाइब्रॉइड्स क्यों होता है, क्या होता है, क्यों हो जाता है,
आज तक इसका कोई कॉज नहीं पता चला है। अच्छा, कॉज अभी तक नहीं पता चला है। जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है, स्टेपल फूड कोई खाता, हम कहते हैं इसकी वजह से हो गया, लेकिन बेसिकली दे आर ऑल हार्मोनल डिपेंडेंट। और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता क्या है कि हर मंथ जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ टाइम पे जब लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन बढ़ता है, वो ओवरी से एग को साइज़ बड़ा करता है, जब वो रप्चर हो जाता है तो दूसरा हार्मोन बनने लग जाता है, और जो यूट्रस की वॉल को थिक करता है। अगर प्रेगनेंसी ना हो तो मेंस्ट्रुएशन हो जाए। इट्स वेरी सिंपल। अगर दिस इज द बायोलॉजी, और सभी को हम 6-7 क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल बता दिया जाता है। आजकल सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने लग गए हैं और जंक फूड खाने लग गए हैं, इरिटेड ड्रिंक्स, जंक फूड, सेडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं करते, वेट पुट ऑन हो जाता है। और हमारे फैट में भी वही हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो हमारे ओवरी में होता है। तो इस तरह से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो जो अप्रोप्रिएट साइज़ का एग ओवरी से रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है। उससे क्या होता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, वो जो एग प्रॉपर साइज़ का नहीं है वो ओवरी के पेरिफेरी में जाके स्क्वीज़ हो जाता है। तो हर मंथ एक छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। ठीक, इसकी वजह से वेट पुट ऑन होने लग जाता है। वेट पुट ऑन होता है और उसके साथ उसका सब चीज़ें हैं कि मेल हार्मोन एंड्रोजेंस आपके बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, जिस वजह तो इंसान थोड़ा सा मैस्कुलिन होने लग गया। फेशियल हेयर्स हैं, रिसीडिंग हेयर्स हैं, किसी किसी की तो वॉइस भी चेंज हो जाती है, गले में, नेक पे पोर्शन पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, फेस पे एक्ने आने लग जाते हैं। और लेडीज़ इससे और परेशान होती हैं और डिप्रेशन में जाती हैं, फिर एक्सरसाइज नहीं करती। तो ये एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है। और कमिंग टू फाइब्रॉइड्स, ये तो देखिए हेरिडिटरी भी होता है, और शायद आपको रिलेशन में इसलिए पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इसलिए पता चल रहा है। अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो देखिए, वो जो साउंड वेव्स हैं वो आपको नुकसान नहीं करती हैं। फॉरेन वगैरह में तो हर सिटिंग में कोई एग्जामिन नहीं करता, अगर प्रेगनेंसी कर देखना है तो सीधे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन ओवर डायग्नोज इसलिए कह रहे हैं कि कोई एग्जैक्टली उनके जो आप कह सकते हैं कैटेगरी है या मार्कर्स हैं या कहिए कि जो पैरामीटर्स हैं उस पर फुलफिल ना करते हुए सबको लिख देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली। तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, अपने को थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। काम बहुत करना है ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फाइब्रॉइड्स के बारे में बात हो रही थी, तो फाइब्रॉइड्स का सोल्यूशन या ट्रीटमेंट क्या है? अगर डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद उसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे फाइब्रॉइड्स? देखिए, फाइब्रॉइड्स तो एक छोटे से भी हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड और एट बिग एज लाइक अ फुटबॉल ऑल्सो। इतना बड़ा भी हो सकता है, यूट्रस को पूरा वो डिस्प्लेस कर सकता है। अगर कोई फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक हो, मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ना कर रहा हो, पेन नहीं कर रहा हो, है ना, या प्रेशर, जैसे कहते हैं कांस्टेंट, बड़ा फाइब्रॉइड यूरिनरी सिम्टम्स बढ़ा देता है, क्योंकि जब आपका जो यूट्रस है उसके ठीक आगे पेशाब की थैली होती है और नीचे लैट्रिन का पीछे की तरफ मोशन का रास्ता होता है, रेक्टम। अगर कोई फाइब्रॉइड बहुत बड़ा होगा तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा, है ना, रिटेंशन, यूरिन पीछे की तरफ होगा तो बैकएक करेगा, मोशन की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होती हैं। या ब्लीडिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट। और ये भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर की तरफ जा रहा है कि यूट्रस की वॉल में है या यूट्रस की दीवार के अंदर आ रहा है। तो इन सब का हर स्टेज पे मैनेजमेंट अलग अलग होता है। आजकल तो ओरल मेडिकेशंस भी आ गई हैं जो कि हम फाइब्रॉइड्स को, बट उसका लिमिटेशन होता है, जैसे 45 ईयर्स के बाद आप नहीं देंगे ओरल मेडिकेशन, फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं, क्या एज है, उस हिसाब से सर्जिकल भी है, मेडिसिनल भी है, ये बहुत तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। वो हर, क्योंकि इसमें चेंजेस भी होते हैं, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, और प्रेगनेंसी अगर फाइब्रॉइड की वजह से अबॉर्ट हो रही है तो फाइब्रॉइड निकालिए, वो भी दूरबीन से लैप्रोस्कोपी निकाला जा सकता है। तो ये एक बड़ा वेग सा, बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कि फाइब्रॉइड्स क्या है। फाइब्रॉइड्स एक्चुअली मांसपेशी के मसल बंडल टफ्ट होते हैं, और जिसको गांठ कह सकते हैं आप, जो होते हैं। अच्छा, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, अगर ये इनका ज़्यादा अगर कुछ ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बॉडी पे, अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो ऐसा इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी पेशेंट को? ऐसा है, ये फाइब्रॉइड्स में ना
बहुत चेंजेस होते रहते हैं। जो फाइब्रॉइड्स है, गांठ है, जैसे आपने देखा होगा एक कच्चा फल है, आपको बाहर से लगता है कि बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन अंदर जब आप काटते हैं तो आपको लगता है इसमें कुछ पिलपिलासा हो गया है, कुछ सेमी सॉलिड है। इसी तरह से फाइब्रॉइड्स में भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई तो ले ही रहे हैं। ब्लड सप्लाई तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, फैटी चेंजेस होते हैं, हाइलाइन चेंजेस होते हैं। कभी कभी तो हमने एक पेशेंट हमारी थी, उसका फाइब्रॉइड उसने छोड़ दिया, जैसे आपने कहा ना छोड़ दिया था, एज हो गई थी और मेनोपॉज भी हो गया था। सडनली शी हैड सीवियर पेन, उसको ना लिवर के यहाँ राइट साइड अपर एब्डोमेन सीवियर पेन हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उसने कहा मुझे फाइब्रॉइड था। अल्ट्रासाउंड में तो फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ छोटे छोटे फाइब्रॉइड थे, वो भी कैल्सीफाइड। उसका एक कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड डिटैच होकर लिवर के नीचे चला गया था, वहाँ से वो ब्लड सप्लाई ले रहा था। इसको हम वॉन्डरिंग फाइब्रॉइड कहते हैं, मतलब लाइक अ स्टोन, लेकिन जहाँ भी गया सब जगह ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, वहाँ से ये कहीं भी अटक के ब्लड सप्लाई ले। इसलिए अगर फाइब्रॉइड है, एसिम्प्टोमेटिक भी है और आपको पता चल गया है, तो प्लीज़ साल में 6 महीने पे या साल में 2 साल में इसका फॉलोअप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करते रहना चाहिए। हाँ, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जितनी मिराक्युलस होती है ह्यूमन बॉडी, उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, उतनी ही क्रूशालिटीज़ भी होती हैं, और टाइम एंड अगेन उसको इसीलिए एक डॉक्टर के थ्रू आप उनकी निगरानी में रहें, या डॉक्टर को आपकी फैमिली हिस्ट्री पता हो या आपकी हिस्ट्री पता हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आपको ट्रीटमेंट देने में थोड़ी आसानी हो जाए। आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि HPV रिलेटेड कैंसर इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो हर 5 मिनट में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक महिला की डेथ HPV रिलेटेड वायरस के कैंसर से हो जाती है। ये है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये पहली बात है, फीमेल्स में कितना कॉमन है, क्योंकि जो आप कह रही हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हर 5 मिनट में एक महिला की डेथ हो रही है। ये आप ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन या 6,90 मिलियन केसेस अभी हैं एक्टिव, और इंडिया 4th नंबर पे है। इंडिया में 4th स्टेज पे आते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और जैसे ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, तो 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है ये। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, ये वायरस होता क्या है? जी बिल्कुल। वायरस जो होता है ना, एक लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये जो HPV है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, ये एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो जब ये वायरस किसी सेल में घुसता है, किसी एक्टिव सेल में, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जब जाता है तभी ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो काफ़ी टाइम लगता है इस वायरस के इन्फेक्शन से और फुल ब्लोन कैंसर बनने में। लगभग कितना टाइम? जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शन आज हुआ तो 3 से 5 साल तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं हुआ, डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, कुछ नहीं होगा। इट माइट टेक इवन 10 to 20 years टू बिकम अ फुल ब्लोन कैंसर। मतलब हमारे पास बहुत टाइम होता है इसको सप्रेस करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए, और कैंसर तक पहुंचने की स्टेज से हम इसको बचा सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? सिम्टम्स तो जिसको देख करके हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि शायद ये ऐसा। देखिए, अगर कोई लेडी है, लड़की है, उसको लगता है कि मुझे नीचे काफ़ी स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, क्रॉनिक पेन रह रहा है, बैक एक रह रह के पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग हो रही है, कुछ फाउल स्मेल सा डिस्चार्ज हो रहा है, या सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग हो जा रही है, स्पॉटिंग हो जा रही है, तो ज़रूर चेकअप कराना चाहिए अपना कि कहीं मुझे कोई यूट्रस के माउथ पे इन्फेक्शन तो नहीं है। अच्छा, ये कितना आपने बोला कि इसको मैनिफेस्ट होने में 10 से 20 साल भी लग पूरे सकते फुल ब्लोन कैंसर बनने में जी। लेकिन जैसे एपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ, HPV वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो क्या होता है, ये सबसे पहले कॉज करता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया आम भाषा में समझा सकती हूँ कि किसी भी सेल के बीच में एबनॉर्मल सेल्स अगर दिखें तो उसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। तो वो डिस्प्लेजिया रिवर्ट भी हो जाता है, ठीक है ना, रिवर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट। तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, तो लो, जिसको हम लो सिल कहते हैं, और दूसरा होता है हाई सिल। हाई सिल से भी 3 स्टेजेस के बाद जाके वो ग्रेड 0 कैंसर बनता है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताती हूँ, ये मेरा हाथ है ना, देख रही है, तो ये आप देख के बता सकती हैं कि ये इधर वाला हिस्सा है और ये इधर वाला हिस्सा, मतलब यहाँ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन है ना, हर बॉडी लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अगर किसी वजह से आपको ये लगे कि ये ब्रीच इन दिस लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब इधर का सेल इधर चला गया, इधर चला, इसका मतलब दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन। तो जो हम यूट्रस के माउथ से जो टेस्ट करते हैं ना, वो यही देखते हैं कि किस तरह के सेल्स हैं।
सपोज़ करिए एक लाइन है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं टिश्यू को, एक लाइनिंग को देखा कि आपने देखा वहाँ राउंड राउंड सेल्स हैं, सारे राउंड सेल्स हैं। फिर आपने देखा एक पैटर्न है, एक राउंड है एक स्क्वायर है, एक राउंड है एक स्क्वायर है, मतलब चेंज हो गया सेल, लेकिन उनकी आप में बता सकते हैं कि एक राउंड के बाद एक स्क्वायर है। फिर आप कहेंगे भाई जो स्क्वायर वाला वो तो टॉल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, हाइपरप्लेजिया हो गया। ये सारी चीज़ें रिवर्ट की जाती हैं विथ मेडिसिन, विथ ट्रीटमेंट। कुछ ठंडे गैस की शिकायत भी होती है उन चीज़ों से, टेक्निक्स है सारी। मगर इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? वही तो मैं बता रही हूँ आपको। और अगर आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं, अगर ये सेल्स ऐसे दिखें कि अच्छा एक राउंड है एक रेक्टेंगल है, एक का तो शेप ही नहीं पता मुझे क्या है, दैट इज़ ग्रेड 0, ग्रेड 1 कैंसर की शुरुआत, जिसको हम CIN कहते हैं। उसमें जब चेंजेस होने लगे, मतलब बहुत टाइम लगता है फुल ब्लोन कैंसर होने में। प्रिवेंशन के लिए तो देखिए एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी उससे हो जाए, और ये कई तरह के, जैसे एनल सेक्स, ओरल सेक्स से भी हो जाता है। तो और ये जो HPV है ना, ये कई तरह के कैंसर करता है, केवल यूट्रस के माउथ का ही नहीं करता, वेजाइनल, वल्वल, मेल्स में पेनाइल कैंसर, बेस ऑफ थ्रोट, इन सब चीज़ों पर भी कैंसर क्रिएट करता है। और एक चीज़ आपने और देखा होगा जिसको कहते हैं वॉट्स, जैसे दाने निकल आते हैं मस्से, आपने जैसे देखने में शहतूत की तरह दिखते हैं, कोई गांठ हो गई, लोग कहते हैं ये क्या हो गया क्या हो गया। कुछ लोग होम्योपैथिक दवाई ले लेते हैं थूजा कि ये झड़ जाएगा, लेकिन जो ये भी HPV से ही होता है, ये बाद में ख़राब चेंजेस क्रिएट करता है। तो अगर जेनिटल एरिया में ये है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट तो देखिए, एक तो प्रॉपर टेस्ट कराएं जब भी आपको सिम्टम्स हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन का ही मैं स्टेटस जानना चाह रही थी। वैक्सीनेशन क्या है, गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, वो चाहती है कि इंडिया में सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं। और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का टाइम होता है अगर 9 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में कर दें, जब हमारी छोटी बच्ची के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस समय डोज भी हमें 2 की ज़रूरत पड़ती है। और वो आप कह लीजिए कि 99.999 ऑलमोस्ट 100%, इफ़ द गर्ल इज़ नॉट सेक्शुअली एक्टिव, तो ये इतना इफेक्टिव होता है। अनलेस एंड अनटिल कि उसको कोई ऐसी डिबिलिटेटिंग डिजीज़ या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तो सारी वैक्सीन्स पहले देनी पड़ती है। एक तो ये है, और ये जो HPV इन्फेक्शन है, ये करीब आप कह सकते हैं 30 से 34 एज के में फुल ब्लोन होता है। पीक टाइम 38 ईयर्स पे होता है, और इट कैन बी अप टू 65 ईयर्स ऑल्सो, 50, 65, मतलब मेनोपॉज होने के बाद भी प्रेजेंट हो सकता है। और ये दोनों मेल फीमेल को इक्वली हैम्पर या इक्वली इफेक्ट करता है HPV करता है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा करता है, और मेल्स में भी है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन विदेशों में तो मेल्स को भी वैक्सीन लगा रहे हैं, शुरू हो गया, ये चेंज शुरू हो गया। और चेंज करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हम कहते हैं नीचे से पानी की जाँच करा लो। लेडीज़ को हर साल एक पैप स्मीयर कहते हैं, वो टेस्ट कराते रहना चाहिए, स्क्रीनिंग, इसको कहते हैं निप इन द बड। अगर जरा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर का क्या रीज़न है? क्योंकि ये भी एक बहुत आम, मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में इसकी प्रॉब्लम एक सामने आ रही है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्यों इतना ज़्यादा इमिनेट हो रहा है? उसका सोल्यूशन अभी तक क्यों नहीं निकल रहा है? एक तो ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक तो हेरिडिटरी भी होता है, नंबर 1। और इतने ज़्यादा जो पिल्स वगैरह खाते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डिफरेंट एज में लोगों को पता नहीं होता किस एज में कौन सी पिल्स, कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स इफ़ेक्टिव है या ये कहिए कि सेफ़ हैं, वो ले लेती, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। यही 2 रीज़न्स हैं, बाकी तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं कि आपने इस तरह का अंडरगारमेंट्स पहने, आपने ये कलर यूज़ किया, दिस देयर ऑल मिथ, ऐसा नहीं है। हाँ, जो नेचर कहता है कि व्हेन यू आर ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्टिव पीरियड, अगर आपने ब्रेस्ट फीड किया, जैसे ब्रेस्ट साइलेंट था, ग्रो हुआ, फिर फीडिंग स्टेज पे गया, फिर नॉर्मलाइज हुआ, ऐसे लोगों में कैंसर जिन्होंने ब्रेस्ट फीड कर रखा है, उनमें थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ कैंसर कम देखा गया है। जी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? रेगुलर चेकअप, और किसी भी डॉक्टर के पास, हर एक लेडी जो है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ स्टेज में डॉक्टर के पास तो जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उनके पास जाके उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखना चाहिए। वो आपको बता देंगे कैसे आप खुद मंथ में एक बार एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप खुद कैसे अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं, और कभी भी आपको कुछ चेंज लगे, अलार्मिंग लगे, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए।
क्योंकि अगेन मैं ये चीज़ अंडरलाइन करना चाहूँगी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम खाली इंडिविजुअल नहीं होता, हम जेंडर वाइज एक सोसाइटी में अपने आप को आइडेंटिफाई या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सोसाइटी का मतलब है मेल फीमेल इक्वल पार्टिसिपेशन। जितना महिलाओं को दिक्कत होगी, क्योंकि आपके घर में ज़रूरी नहीं है कि ये शो पुरुषों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये शो महिलाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को तो प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन जो घर के पुरुष हैं उनको जागरूक रहना, उनका अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम्स पता हो। और आज के अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है मेल्स की, खासकर महिलाओं के चेकअप को कराने में या महिलाओं के हेल्थ को लेकर के, चाहे फिर वो मदर हो, वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपके घर में आपकी बेटी हो, तो ये एक एक्टिव रोल है पुरुषों का सोसाइटी में। तो इसीलिए ये शो, ये जो आज का एपिसोड है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है पुरुषों के लिए भी। एंड आई एम श्योर जो बातें डॉक्टर मीता हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से अवेयर करें, फ़ायदा पहुंचाएं। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको लग रही है, ऐसा कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को जा कर के कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, HPV वायरस और सर्विकल, HPV कैंसर और सर्विकल कैंसर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सर्विकल कैंसर HPV कैंसर का ही पार्ट है? हाँ, ये जो सर्वाइकल कैंसर जिसको कि हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह की जगह जो कैंसर है, ये कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। तो सर्वाइकल कैंसर का जो पॉजिटिव एजेंट है वो HPV है, और आजकल तो वैक्सीन अवेलेबल है जी। अच्छा, इस वैक्सीन का क्या प्रोसेस होता है? कब लगवाना चाहिए, कौन सी एज में लगवाना चाहिए और कौन सी एज तक ही लगवाना चाहिए? मतलब क्या 50 प्लस की जो औरतें हैं उनको भी लगवा लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हम इंडिया में तो 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। एक है MSD की वैक्सीन, ऑल ओवर दी वर्ल्ड गार्डासिल के नाम से आती है। जिस तरह से कोविड के म्यूटेशंस होते हैं ना, ये वायरस भी अपने को म्यूटेट करता रहता है। तो जो 4 बहुत ही विरुलेंट जो इसके म्यूटेशंस हैं इस HPV वैक्सीन के, मतलब वायरस के, वो गार्डासिल 4 क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, और अब और आ गए हैं जो कि गार्डासिल 9 है, जिसमें कि 9 म्यूटेशन वाले देखा गया है कि ये भी कॉज करते हैं। बाकी तो इसके बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, जैसे कोविड ने अपने को म्यूटेट कर लिया, ये भी वायरस म्यूटेट करता है। तो जो गार्डासिल 4 है उसके भी हम 3 डोज लगाते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि जैसे आज लगाया, इसके 2 महीने के बाद एक लगाएंगे और एक 8 से 6 महीने के बाद, और किसी का अगर रह गया, नहीं भी लगा पाए, तो साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। और जो 9 ईयर्स से 14 ईयर्स है तो उसमें 2 डोज भी इनफ होती है, 0 और 6 मंथ अपार्ट। और यही डोज गार्डासिल 9 के लिए भी है, क्योंकि गार्डासिल 9 अभी आई है तो इसका अभी स्टडी इतना नहीं है। 26 ईयर्स तक की एज तक तो है, फिर भी हम 45-50 ईयर्स तक के लिए कह देते हैं आप लगा लीजिए। मगर 50 ईयर्स के बियॉन्ड लगाएं ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान उस समय में किसी न किसी HPV से इन्फेक्ट तो हो ही चुका होता है। ऐसा नहीं होता कोई भी लेडी, अब ऐसा नहीं है, 80% ऑफ पॉपुलेशन किसी न किसी ये HPV वायरस से इन्फेक्ट तो हो ही चुकी होती है अपनी लाइफ स्पैन में। हाँ, मगर वो इतना डेडली नहीं होता। हाँ, डेडली कोई ज़रूरी नहीं, सारे म्यूटेशंस जो हैं वो, जिस सारे वेरिएंट्स डेडली हो। और आप कहेंगे कि अच्छा, अगर सेक्सुअली एक्टिव हो गई ये लेडी है तो फिर क्यों लगाए वैक्सीन? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 अगर बहुत विरुलेंट हैं या 9 है तो चारों को एक साथ अब इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अगर एक से इन्फेक्ट हो भी गए, एक्सपोज हो भी गए हैं, तो बाकी से तो प्रोटेक्शन है ना, तो फुल ब्लोन तो नहीं कैंसर होगा, इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर किसी लेडी को सर्विकल कैंसर है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या, या HPV कैंसर है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या उसके जो बच्चा है उसकी वूम में वो भी कैंसर से इन्फेक्टेड होता है? देखिए, ये तो बहुत ही रेयर है कि बच्चा इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन अगर उसकी डिलीवरी हो रही हो नॉर्मल और बच्चा उस बर्थ पैसेज से जा रहा है जो इन्फेक्टेड है, हाँ, चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा इन्फेक्ट हो जाए। अभी इतनी स्टडीज़ नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि वो इन्फेक्ट हो सकता है बेबी। ऐसा कोई केस अभी तक आया है? अभी इंडिया में मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन स्टडीज़ में है, बाहर आप कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया कि हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, चांसेस आर देयर। अच्छा, इसको सर्विकल कैंसर को लेकर के डॉक्टर साहब कितने दिनों में स्क्रीनिंग करवानी चाहिए लेडीज़ को? देखिए, इसका ये है कि आपको वैक्सीन अगर लग जाए तो भी स्क्रीनिंग कराना चाहिए,
वैसे तो हम कहते हैं कि 21 ईयर्स से लेके आप 45 ईयर्स तक ईयरली अपना पैप स्मीयर करवाइए। इवन इफ आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हाँ, तब भी आपको कराना है, क्योंकि आपने कौन सा लगाया, कितने म्यूटेशंस हो गए हैं, कौन सा डेडली हो गया, तो भी कराना है। आजकल एक और टेस्ट आ गया जिसको कि हम कहते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो है वो आपके HPV के बारे में भी बताती है। पैप स्मीयर तो है ही, आपने देख लिया किस तरह के सेल्स हैं, क्या है, ये भी बताती है। तो इसको अगर हम करवाते हैं, LBC कराते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और वो नेगेटिव आ रहा नहीं है, तो आप 3 साल पे करा सकते हैं, फिर आपको ईयरली कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये हो गया, पहले के तो ज़माने का अलग चीज़ थी कि आप पेरेंट्स कंसीव कर लेते थे, बच्चे हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि कह लीजिए कि इतना या तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को चीज़ें क्योंकि इजीली अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन भी, तो पढ़ करके समझ करके लोग ये डिसीजन लेते हैं। ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि पेरेंट्स को, जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं या जो कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, उनको वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंसीव करने से पहले कराने चाहिए? जैसा आपने कहा कि पहले का ज़माना ये था कि एक तो लोग फ्रेश खाते थे, बहुत अधिक स्ट्रेस नहीं लेते थे, बहुत अधिक चीज़ों में आप कह लीजिए लेवलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग एजेंट, डिब्बा बंद खाने, सब चीज़ें नहीं होती थी। फ्रेशली कुक्ड होता था और खाते थे, टाइम से सोते थे, अपनी नींद पूरी करते थे और व्यायाम वगैरह सब करते थे, तो चीज़ें प्रॉब्लम बहुत नहीं होती थी। अर्ली मैरिज हो जाती थी, जिसको हम कहते एक्चुअली रिप्रोडक्टिव एज, तो उसमें एग की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। टिल 20-25 एक्चुअली यू कुक योर एग्स, आपके अंडे अच्छे बनते हैं। उसके बाद आप एक्चुअली 30 के बाद यू स्टार्ट बर्निंग योर एग्स, तो एग की क्वालिटी भी ख़राब होने लग जाती है। फिर आप प्लान करते हैं, फिर जब आप सोचते हैं तो आप एल्डरली एज पे चले जाते हैं, स्ट्रेस वगैरह तो है ही है। फिर आप प्रेगनेंसी ना हो इसके बड़े सारे मेजर्स यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड्स, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करते हैं। आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिला, अबॉर्शन पिल्स, कोई पिल सब खा लेते हैं। तो इससे फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो इफ़ेक्टेड होती ही है आपकी। तो अगर कोई कपल सोच रहा है कि अब मैं प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास जाने के पहले क्या टेस्ट कराऊं, और प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहता है, तो हस्बैंड का टेस्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीमन एनालिसिस जिसको कहते हैं, कि उसका तरीका होता है कब आप जाके लैब में अपना सैंपल दें। एक चीज़ और देखी गई, मैं बताना चाहूँगी कि आजकल एक फ़ैशन हो गया ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टीज़, है ना, अल्कोहल के बिना पार्टी नहीं होती है। उसका भी एक बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना, मेल स्पर्म्स, अगर वो फर्टिलाइज़ कर भी देते हैं तो वो 2 हिस्से में टूट जाते हैं, स्पेशली स्मोकर्स के, तो वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ दिनों के बाद अबॉर्शन हो जाता है। तो अब हम एक और टेस्ट आ गया है जिसको हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। तो अब हम कहते हैं कि आप DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट भी करा लीजिए, और उससे पता चलता है कि आपके स्पर्म्स हेल्दी है या नहीं। काउंट की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक तो ये हस्बैंड्स के लिए हो गया टेस्ट, और आप बता भी सकते हैं भाई देखिए आप ये गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम होगी। लेडीज़ को अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड काउंट देखना चाहिए। अगर ब्लड काउंट नेचुरल फूड खाने से या आयरन खाने से भी नहीं बढ़ रहा है तो थैलेसीमिया करा के देखना चाहिए कि आपको। और कुछ जो है एक टेस्ट होता है जिसको टॉर्च कहते हैं, उसमें एक रुबेला करके एक जर्मन मीजल्स रुबेला है। ये देखा गया है कि उस बचपन में एक वैक्सीन लगती है, इसको MMR कहते हैं, मीजल्स मम्स एंड रुबेला। उससे आपको बचपन में ही इम्यूनाइजेशन कर देते हैं। अगर आप उससे इम्यूनाइज्ड नहीं हो पाए, या वैक्सीन ठीक नहीं थी, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की, आपका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, तो रुबेला टेस्ट करा के अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो आपको पहले रुबेला वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहिए 6 हफ्ते बाद। दिस इज़ अ लाइव वैक्सीन होती है ये, क्योंकि नहीं तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, या अबॉर्शन हो जाएगा, या एबनॉर्मल बेबीज़ होंगे। ये कुछ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव वैक्सीन क्या होती है डॉक्टर साहब? लाइव वैक्सीन मतलब वही कीड़े जैसे पहले पॉक्स के लगते थे, उन्हीं कीड़ों को आपकी बॉडी में इनॉकुलेट करते हैं। और बॉडी क्योंकि इतने कम अमाउंट में होते हैं तो उनका अपर हैंड होता नहीं है, आपकी बॉडी रिएक्ट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। फिर सर्टन डोज के बाद आप थोड़ा सा और डालते हैं, फिर वो बनाती है। इस तरह से एक सर्टन लेवल अटेन हो जाता है एंटीबॉडीज़ का, कि वो इन्फेक्शन जब भी होगा तो बॉडी नेचुरली आपको उससे प्रोटेक्ट बैरियर बना लेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन नहीं है, इसलिए बहुत सेफ़ है।
और अगर आपने आज आपको वैक्सीन लगी और आपको हफ्ते दिन बाद पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अबॉर्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब बचे हुए डोजेज़ भी जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर आपने 1 डोज़ लगाया बचे आपके, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही एनलाइटनिंग डिस्कशन था डॉक्टर साहब, और बहुत कुछ डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं एक फ़ीमेल हेल्थ से रिलेटेड, फीमेल गायनी हेल्थ से रिलेटेड, उसके गायनी इश्यूज से रिलेटेड, और ख़ासकर ये जो HPV वायरस है, HPV कैंसर है, इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें इस वक्त हैं सोसाइटी में, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो आपका एक्सपर्टीज़ है उसको शेयर करते हुए आपने सर्विकल कैंसर हुआ, HPV कैंसर हुआ और UTI, सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ थी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीता। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।